नमस्कार। आज हम विनायक दामोदर सावरकर के जीवन के एक बहुत मुश्किल दौर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब है उनके अंडमान की सेलुलर जेल, जिसे काला पानी कहते हैं, जी। वहां बिताए सालों पर। सही। हमारे पास एक स्रोत है, काला पानी, सावरकर की अग्नि परीक्षा और आत्मबल, जिससे हम जानकारी ले रहे हैं। सोचिए, साल था 1911। हिंद महासागर के बीचों बीच एक जेल, जिसका मकसद ही था कैदियों की हिम्मत तोड़ना। एकदम अलग थलग। बिल्कुल। और यहीं सावरकर पहुंचे, कैदी नंबर 32778 बनकर। तो चलिए इस स्रोत के आधार पर देखते हैं कि वहां क्या हुआ और इसका मतलब क्या था। जरूर। और ये सिर्फ आप देखिए सजा की कहानी नहीं है। हाँ। ये स्रोत बताते हैं कि ये कहानी है मुश्किल हालात में इंसान की इच्छा शक्ति की। हाँ। उसके विचारों के संघर्ष की। हाँ, ये स्रोत बताते हैं कि काला पानी सच में भयानक था। कैदियों को बहुत छोटी अंधेरी कोठरियों में अकेला रखा जाता था। सिर्फ 3 फीट चौड़ी और 6 फीट लंबी, कल्पना करना भी मुश्किल है। और ऊपर से वो सख्त काम, कोल्हू चलवाना, नारियल पीसना। वो भी अक्सर भूखे पेट। मतलब मकसद साफ था, उन्हें पूरी तरह से तोड़ देना, शारीरिक और मानसिक रूप से। पर दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत में है, कि इतनी शारीरिक यातनाओं के बावजूद सावरकर का जो आत्मबल था वो नहीं टूटा। हाँ, वो खुद को सिर्फ एक शरीर नहीं मानते थे। हाँ। वो खुद को एक विचार मानते थे, जिसे कैद नहीं किया जा सकता। उनका एक कथन भी मिलता है इसमें। क्या? कि मेरा शरीर बंद है, पर मेरा मन अब भी आजाद भारत के लिए सोचता है। ये तो कमाल की मानसिक दृढ़ता है। बिल्कुल। स्रोत ये भी बताते हैं कि कागज कलम तो थे नहीं, तो उन्होंने जेल की दीवारों पर ही नाखूनों से, हाँ, हजारों कविताएं, शायद 5000 से ज्यादा, और उन्हें याद भी कर लिया। ये तो असाधारण है। यहीं पर उनका वो मशहूर कथन भी आता है ना। हाँ, कौन सा? मैं बंदी नहीं, एक विचार हूं जो आजादी तक चलता रहेगा। वाह। ये बात नहीं थी, जैसा स्रोत बताते हैं। अच्छा, और क्या था? उन्होंने जेल में बंद दूसरे क्रांतिकारियों को भी, जो शायद उम्मीद खो चुके थे, जैसे बंगाल और पंजाब के समूहों से। हाँ बिल्कुल, उन्हें एकजुट किया, उनका हौसला बढ़ाया और चोरी छिपे देशभक्ति की शिक्षा भी दी। मतलब जेल के अंदर भी संघर्ष जारी रखा। हाँ बिल्कुल। वो खराब खाने के खिलाफ, अमानवीय बर्ताव के खिलाफ और यहाँ तक कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ भी। क्या करते थे? अधिकारियों को चिट्ठियां लिखते थे, याचिकाएं देते थे, विरोध जताते थे। इन स्रोतों में एक याचिका का जिक्र आता है, जिसे अक्सर दया याचिका कह दिया जाता है। हाँ, ये एक अहम बिंदु है। पर स्रोत इसे कैसे देखता है? स्रोत ये साफ करता है कि ये असल में उनके केस की न्यायिक समीक्षा की मांग थी। यानी एक तरह से अपील। हाँ, कि मुझे न्यायिक अधिकार के तहत मेरा केस फिर से देखने दिया जाए। स्रोत के मुताबिक उनकी मंशा सिर्फ अपनी रिहाई नहीं थी, तो फिर क्या थी? बल्कि ये कि बाहर आकर वो फिर से देश के काम में लग सकें। स्रोत ये भी मानता है कि शायद कुछ लोगों ने इसे गलत समझा। ये दिखाता है कि ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या कितनी जटिल हो सकती है। सही बात है। ये स्रोत इस याचिका को सावरकर के संघर्ष का ही एक हिस्सा मानता है, हार मानने का संकेत नहीं। मतलब जेल के अंदर से प्रतिरोध का एक और तरीका। बिल्कुल, जैसा यहाँ बताया गया है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत के अनुसार सावरकर ने काला पानी में 10 साल की भयानक सजा काटी। हाँ, असहनीय सजा। लेकिन इस दौरान भी उन्होंने लिखना जारी रखा, नेतृत्व किया और जेल के अंदर से ही विरोध भी करते रहे। उनका हौसला बना रहा है। उनकी वो कर्ता की पंक्ति है ना, मैं फिर आऊंगा भारत माँ की सेवा में। हाँ, कुछ ऐसी ही। तो इन स्रोतों से जो मुख्य बात सामने आती है वो ये है कि काला पानी सिर्फ एक फिजिकल कैद की जगह नहीं थी, बल्कि वो इच्छा शक्ति और विचारधारा की असली लड़ाई का मैदान था। और यहाँ सावरकर ने स्रोत के अनुसार कैद में रहते हुए भी अपना ध्यान पूरी तरह राष्ट्र सेवा पर रखा। यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है ना? क्या? कि जब कोई व्यक्ति ऐसी चरम मानसिक और शारीरिक परिस्थितियों से गुजरता है, दीवारों पर हजारों पंक्तियां कुरेदता है, उन्हें याद रखता है, हाँ, तो ये अनुभव उसके आगे की सोच और उसके कामों को किस तरह से प्रभावित कर सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, धन्यवाद।